नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों को, माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ठीक है, देखो हम आगे का जो आपका जो अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी से पहले जैसे मैंने कल भी आपको फिजिकल का क्वेश्चन डाला था। ठीक है, आपके जो सेकंड वाला जो टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चन के समाधान बचे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको लगभग जो एक क्लास अलग से बना के बता दूंगा। ठीक है, आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करें हम आवर्त सारणी, इन तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अभी शायद सभी विद्यार्थियों को आवर्त सारणी याद होगी। देखो आवर्त सारणी पढ़ने के लिए देखो, यदि ये आवर्त सारणी है ना, ये लगभग आपके बार बार काम में आएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे आप ऑक्सीकरण अंक है, यदि कोई रिएक्शन हो रही, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक नौजवान था कि शायद कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो कब बनाओगे, तो उस नौजवान से मेरा निवेदन है कि आप जब तक ये हमारी इनऑर्गेनिक होगी उसके बाद फिजिकल होगी, फिजिकल के बाद में आपकी ऑर्गेनिक होगी, तो अब आवर्त सारणी को कंटेस्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप आगे की आपके काम में आएगी। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? आवर्त सारणी, या हम बात करें यहाँ पे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। अब तत्व की बात करें, तत्व आप जानते होंगे सभी किसे कहते हैं तत्व। ठीक है, अब तक यदि हम परिभाषा की बात करें, यदि मान लीजिए दोनों परमाणु अगर समान हैं, यदि दो परमाणु समान हैं, ठीक है, यदि समान परमाणु मिलते हैं, ध्यान रखना आपको, तो समान परमाणु मिलते हैं तो क्या कहलाएगा, वहां पे आपका वो अणु होगा। यदि दो परमाणु है तो ठीक है, और दो उस अवस्था में किसकी बात करते हैं हम? तत्व की बात कर सकते हैं। क्या कहलाएगा इसमें? आपका तत्व कहलाएगा। यदि हम बोल सकते हैं, अब मैं आपसे इससे पूछूं, क्या बताऊं, क्या कोई एक परमाणु को हम तत्व नहीं कह सकते क्या? जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, क्या इसको हम परमाणु नहीं कह सकते क्या? अरे क्यों नहीं कह सकते इसको? सॉरी, हम तत्व क्यों नहीं कह सकते? तत्व कह सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? परंतु यदि मैं एक से अधिक परमाणु की बात करता हूं, तो यदि सभी परमाणु समान है, ध्यान रखना, यदि सभी परमाणु समान है, ठीक है, अब चाहे से वो अणु की अवस्था में हो, ठीक है, यदि अणु की अवस्था में हो तो क्या कहलाएगा, वो भी उस समय क्या कहलाएगा, इसमें आपका तत्व कहलाएगा। आपको याद क्या रखना है कि यदि दोनों परमाणु अगर समान है तो क्या बनेगा, इसमें आपका तत्व बनेगा। जिसमें बात करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें आपके दोनों परमाणु क्या इसमें आपके समान है। उसके बाद में कि सर तत्व की लगभग अब तक कितने, जैसे आपके आवर्त सारणी की बात करें, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं और उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, तो व्यवस्थित करने के जो यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, अलग अलग आपके नियम बताए गए थे, उसके अनुसार। अब ऐसे बताइए, जैसे आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले काम किया, फिर यहाँ पे उसने 10 साल बाद में काम किया, उसके बाद में फिर उसने और भी 10 साल बाद में काम किया, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा ना, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। पहले कुछ अलग था, बाद में कुछ अलग था। ठीक है, एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ आपका। ठीक है, ओके, ठीक है, बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन बन रहा का मतलब ठीक बन रहा है। तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे कि जो तत्व की परिभाषा मैंने आपको बता दी, पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कि तत्व हम किसे कहते हैं, जैसे कौन कौन से तत्व होते हैं, जिसमें लिखा है आपका हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, नियोन है, ये सभी क्या है बताओ? तत्व हैं। और ये तत्व के यहाँ पे प्रतीक है। देखो प्रतीक भी आपको याद होना चाहिए, प्लस में आपको लिखने का तरीका भी होना चाहिए कि सर जो यदि मान लीजिए किसी तत्व के अंदर यदि कोई अगर मान लीजिए 2 अक्षर आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, तो पहले वाला क्या होगा सर आपका बड़ा होगा, बाद वाला क्या होगा इसमें छोटा होगा। इसी प्रकार यदि बात करता हूँ कि सर यहाँ पे ये वाला क्या होगा छोटा, ये क्या होगा इसमें बड़ा होगा। अब कुछ के क्या होते हैं लैटिन नाम होते हैं, जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं, अब हाइड्रोजन है तो सर आपने क्या लिखा हिंदी में, क्या लिखा इसको आपको हाइड्रोजन, क्या लिखा इसमें हाइड्रोजन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु यदि मैंने लिखा यहाँ पे Fe, क्या लिखा मैंने Fe आयरन, अब बताओ आयरन का तो सर यहाँ पे आप Fe बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या इसमें आपका आयरन है, तो इस आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, यहाँ पे फेरम होता है। क्या होता है? फेरम होता है। ये भी हमें थोड़ी बहुत क्या होती है जानकारी होनी चाहिए साथ में। सर हम उच्चारण स्थान क्या कर रहे हैं, लिख क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं आयरन और लिख रहे हैं Fe। भाई नियमानुसार से Fe आना चाहिए यहाँ पर, कुछ समझ रहे? ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रकृति के अंदर लगभग 118 यानी कहने का अभी तक 118 तत्व की जानकारी, यानी 118 तत्व माने जा रहे हैं, परंतु जानकारी 114 की हुई है। कितने की? यानी पुष्टि कितने की हो गई है? 114 की हमें पुष्टि हो चुकी है, और 118 तत्व हैं। कितने हैं? 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों को यहाँ पे लगभग 7 कक्षा
कितनी 7 तो कक्षा में, ठीक है, और लगभग 18 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। कितने में? 7 तो कक्षाएं हैं जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। ये तो सर कौन सी आपकी बताओ, इसमें जो मुख्य क्वांटम संख्या हम पढ़ के आए थे 1 2 3 4 5 6 कक्षाओं के नाम के LMNO, ठीक है, और यहाँ पे 18 कितने आपकी वर्ग हैं। इन वर्गों को भी यहाँ पे किसमें बांटा गया है कि यहाँ पे अलग अलग बांटा गया है कि जैसे आपका S उत्कोष होगा, उसके बाद में P होगा, उसके बाद D होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसमें F होगा। तो ये जानकारी कब आएगी? जब हम इसकी स्टार्टिंग शुरुआत से करेंगे। कहाँ से करेंगे? हम शुरुआत से करेंगे। अब शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है, तो सभी तैयार होंगे। याद क्या रखना है, देखो अगर लेवल आपका, अगर मैं जैसे 11th पढ़ती है तो वहाँ पे बात अलग थी, परंतु हम बात करें किसकी, आपकी एक आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट करनी है, तो उसके अनुसार चलना पड़ेगा हमें। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि सर एक नियमित सीक्वेंस के आधार पर जमाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने सुना होगा कभी, जैसे आपके स्कूल में कोई विद्यार्थी आ रहा है, ठीक है, या मैं ऐसे कहूँ कि जैसे आपका आधार कार्ड है, ठीक है, या आपका कोई राशन कार्ड है, ठीक है, या आपके पास किसी का कोई कार्ड है, कार्ड का मतलब जो भी कार्ड हो सकता है, जिससे मान लीजिए आपको, जिससे आपका प्रोग्राम सेट होगा, तो प्रोग्राम सेट होगा तो उस समय क्या आपका एक कार्ड बना जाएगा। उस कार्ड में आपकी पूरी डिटेल होगी, ठीक है, कि यहाँ पर उस दिन ये किया जाएगा, उस दिन ये किया जाएगा, इसका ये होगा, इसका ये पूरा सिस्टम होगा, ठीक है। तो उसी के आधार पे भी आवर्त सारणी जो केमिस्ट्री के जो तत्व हैं, उन तत्वों को भी एक विशेष प्रकार के लगभग कहते हैं एक बॉक्स के अंदर बंद किया गया है, इन बॉक्स के अंदर रखा गया है, और उन बॉक्स का नाम क्या है बताओ? आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी। यदि आवर्त की बात करें, यहाँ पे समझना है इसको ध्यान से, यदि हम इसको तोड़ें, ठीक है, आवर्त को तोड़ते हैं तो आम में क्या सर, आ तो आपका उपसर्ग है, ठीक है, और इसमें आपका व्रत धातु है, ठीक है, और यहाँ पे और इसमें आपका कौन सा है, कत प्रत्यय आएगा इसमें। तो इसका मतलब आप वर्त की बात करें, वर्त का मतलब आप जानते हो मैथ के अंदर क्या होता है सर, आपका एक वर्ताकार आकृति कहलाती है, ठीक है, क्या होती है, इसमें आपके अनंत बिंदु होते हैं, और यहाँ पे इसका प्रथम बिंदु अंतिम बिंदु क्या मिलता है, उसे क्या कहते हैं, आपकी बंद आकृति को वर्त कहते हैं। तो उनमें भी क्या होता है कि एक जो आप यदि यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होकर चलते हैं चलते हैं चलते हैं, चलने के बाद में यहाँ पे वापस इसी प्रकार इसी स्थान पे पहुँच जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रही है, सिर्फ बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर भी होगा कि जो तत्व पाए जाते हैं उनके गुणों की पुनरावृत्ति हो सकती है, इनकी बाहर की पुनरावृत्ति हो सकती है। मैंने गुण लिखा, गुण में बाहर जाएगा, ठीक है। क्या होती है कि जैसे मान लीजिए बाहर की कर पुनरावृत्ति नहीं होगी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गुण की पुनरावृत्ति होगी। यदि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई तत्व है ज्वलनशील है, तो यहाँ पे फिर लगभग 10-15 के बाद में क्या आएगा, फिर आपका ज्वलनशील आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसी का नाम होगा आवर्ती। आवर्त के आधार पे लगभग एक गुण के आधार पे वापस सीक्वेंस बनती है, ठीक है। चलो आगे देखो, उसके बाद में अरे अब देखो आगे, अब जो आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया गया उनको हम एक एक क्रमानुसार देखते हैं। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है, ध्यान रखना, सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में जो बताया नौजवान, हम ध्यान रखेंगे इसमें प्राउस्ट क्या आएगा, इसमें प्राउट की परिकल्पना, प्राउट की परिकल्पना पढ़ेंगे। इस प्राउट की परिकल्पना में क्या था, यहाँ पर इसके अनुसार क्या माना गया कि सभी तत्वें हाइड्रोजन से बने होते हैं तथा सभी तत्व का थोड़ा स्पष्ट लिखिए, क्या सभी तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के भार का गुणक होता है। क्या होता है, गुणक होता है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब देखिए कि सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं, एक तो ये बात, ठीक है, और यहाँ पे तथा सभी तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के क्या होता है, गुणक होता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि सर हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब यदि मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 1 और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 1 लिख दिया। अब यदि मैं निकालना चाहता हूँ इसका हीलियम का निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो हीलियम का कितना आता है, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे 1 से कितने गुना है, 4 तो गुना है नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 1 से कितने गुना है, यहाँ पे 4 1 से 4 गुना है। इसी प्रकार में निकालो यहाँ पे जो सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम का कितना आएगा, अरे सोडियम का 11, यहाँ पे कितना आएगा 23। इसका मतलब यहाँ पर इस सोडियम के भार में, सोडियम के जो भार है इसमें कितने हाइड्रोजन वाला भार हो सकता है, यहाँ पे 23 हो सकता है, यानी ये भी क्या होगा, इसका गुणक होगा। ये परिकल्पना किसकी थी, ध्यान रखना कि सभी तत्व हाइड्रोजन के बने होते हैं, या हम कह सकते हैं कि सभी तत्व का परमाणु भार हाइड्रोजन के भार का क्या होता है, गुणक होता है। सबसे पहले परिकल्पना किसने दी, ये प्राउट नामक वैज्ञानिक ने दी थी। किसने दी, प्राउट नामक वैज्ञानिक। या प्राउट के अनुसार परिकल्पना होती है कि सभी तत्व क्या होते हैं, हाइड्रोजन के बने होते हैं, इनका भार क्या होता है, इनका भार हाइड्रोजन के भार के क्या होता है, इसमें गुणक होता है। ठीक है, अगली परिकल्पना देखते हैं। ठीक है, तो इस परिकल्पना को साथ साथ लिखते भी रहना। ठीक है, दूसरी परिकल्पना देखनी है हमें, डोब-राइनर का त्रिक नियम। क्या हो जाएगा, डोब-राइनर का त्रिक नियम आएगा इसमें, डोब-राइनर का त्रिक नियम। अब डोब-राइनर के त्रिक नियम की बात करते हैं, कब आया, 1829 के आसपास। कब आया था ये, 1829 के आसपास की बात है। ठीक है, तो अब डोब-राइनर का देखो त्रिक नियम याद रखना, तेक का मतलब इसने 3-3 के जोड़े बनाए थे। डोब-राइनर ने 3-3 के जोड़े बनाए आवर्त सारणी के तत्वों को व्यवस्थित करने के। अब किस प्रकार, देखो यहाँ पर है, उसने लिखा जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर लिख दिया उसने लिथियम है, बेरिलियम है, और आपका यहाँ पर लिख दिया इसने लिथियम, या मैं बात करूँगा 3-3 के जोड़े। अब जोड़े बनाने का आधार क्या था, जोड़े बनाने का आधार था कि उसने कहा कि जो प्रथम और जो अंतिम तत्व होगा, इन पहला और तीसरा तत्व हैं, इन दोनों के परमाणु भार का औसत बीच वाले क्या होगा, तत्व के बराबर होगा। अब ये तो है नहीं कि सर मैं यहाँ पे से लिख दूँ कि लिथियम लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया आपको, बेरिलियम लिख दिया, यहाँ पे बोरोन लिख दिया, तो सर ये तो 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई सर, 3 के जोड़े बन गए, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया। चलो लिथियम का कितना होता है सर, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, लिथियम का 3 होता है, तो कितना आएगा सर, इसका भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 7। कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, इसका 7 होता है, परमाणु भार। और यहाँ पे देखना है कि जो बेरिलियम है, अब बेरिलियम की कितनी बात करते हैं सर, आपका जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, अब बेरिलियम कितना आ रहा है सर आपका, इसका कितना आएगा, 9 आएगा, इसका कितना आएगा, 11 आएगा। अभी मैंने क्या बताया कि सर यहाँ पे बता रहा है कि डोब-राइनर का त्रिक नियम बोल रहा है कि प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के बराबर होगा। क्या होगा, बीच वाले तत्व के बराबर होगा। चलो चेक कर लेते हैं भाई साहब कि सही है गलत है। तो यहाँ पे देखो, इसमें 7 + 11 कितने हो जाएंगे बताओ, इसमें 18, 18 में 2 का बाद कितना आएगा, इसमें 9। चलो सर ये तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तो मिल रहा है भाई। जैसे लिथियम लिखा आपने, बेरिलियम लिखा, यहाँ पे बोरोन लिखा। चलो और भी कोशिश करते हैं सर मिलता है नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने अब देखो यहाँ पर 3-3 के, अब जरूरी नहीं कि सर इनमें लगे नियम भाई, इसने तो ऐसे बोला था कि जब प्रथम तत्व और अंतिम तत्व का औसत यदि निकालते हैं तो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। तो सर नियम तो यहाँ पर लग रहा है, देखो कि सर इसका कितना होता है, इसका कितना 7 है, लिथियम का कितना यहाँ पे 7 है, बेरिलियम का कितना होता है 5, यानी इसका 9 हो जाएगा। कितना होगा बेरिलियम का, इससे 4 है, इसका 4 9 हो जाएगा। और बोरोन का कितना होता है 11 होता है। तो यहाँ पर भी आपका नियम लग रहा है। इसी प्रकार चलो यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, इसका 7 होता है, इसका कितना 23 होता है, इसका 39 होता है। ठीक है,
देखो जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा हो, कैसे भी आ सकता है कि उसमें क्या दिक्कत है। आपकी जो बुक है गाइड, इनमें तो ये बात लिखी हुई है, पर ये भी तो हो सकता है ना नियम यहाँ पर भाई नियम फॉलो करना चाहिए, नियम लागू होना चाहिए बस। तो यहाँ पे देखो कि सर हमें 2 का औसत निकाल लो, इसका कितना हो जाएगा 7 और कितने होते हैं 39 आपकी 46, और 46 में 2 का भाग तो कितना आएगा इसमें 23, इसके आसपास इसका मतलब इसमें नियम लग रहा है इसमें नियम, ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे जैसे कैल्शियम है और आपका स्टोन्टियम है और यहाँ पे Ba है। अब पहले तो सर इनके हमें वो भी तो याद होना चाहिए। देखो अभी तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि सर कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, स्टोन्टियम का परमाणु भार कितना होता है, बेरियम का परमाणु भार कितना होता है, और परमाणु क्रमांक भी साथ में याद करना है, क्योंकि आवर्त पढ़े तो आप तो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यदि किसी के पास लिखे हुए नहीं है या कोई दिक्कत है तो आप मेरे को बोल देना है कि भाई सर हाँ मेरे पास लिखे हुए नहीं है, आप मेरे पास भेजना, ठीक है। वैसे क्योंकि आपको पता है कि ये तो सब नॉर्मल हो जाता है सभी के लिए, और जो आपकी बुक है उनमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है। और यदि समस्या है तो मेरे से बता देना कि सर हमारे पास लिखे हुए नहीं है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो कितना होता है सर 20, इसका स्टोन्टियम का कितना होता है 38 होता है 37, और 38 होता है 37 इसका। यार ये से तो समस्या हो रही है कि सर यदि FR का 37 तो इसका कितना आएगा 38, और यहाँ पे बेरियम का कितना आएगा भाई, बेरियम का आएगा आपका 56 आएगा, कितना आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा इसमें आपका 56 आ रहा है। अब सर ये तो परमाणु क्रमांक है, हमें इनके परमाणु भार देखने। इसका परमाणु भार होता है लालू, कैल्शियम का कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, और ये आपका 38, इसका हो जाएगा सर आपके 88 के आसपास होता है, इसका जाएगा सर 139 के आसपास, ये हो जाएगा सिस्टम। अब देखना है कि नियम लग रहा है नहीं लग रहा है, तो नियम लगाने के लिए क्या कर दो सर इन दोनों को जोड़ो आप। नियम ये था डोब-राइनर का त्रिक नियम में कहता है कि प्रथम तत्व और अंतिम तत्व को यदि जोड़ने पर यदि उनका औसत बीच वाले के समान आता है तो वहां पर उसका डोब-राइनर का त्रिक नियम लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, दोनों को जोड़ो, कितने हो रहे हैं सर आपके 9 और 7, और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 1, सर इसमें 2 का भाग दो कितने आएगा सर आपके 8, और यहाँ पे कितना आएगा इसमें, और इसमें भाग देने पे 1 बच गया तो कितनी बार जाएगा सर आपके 9 के आसपास आ रहे थे, कुछ ज़्यादा आ रहा है कि इसमें, और 139 तो इसका कितना आएगा 147, कितना 137 कितना आएगा इसका, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा फिर, तो इसमें कितनी बार जाएगा सर आपका 1 7, क्योंकि इसका कितना होता है 1 3 7 होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 का भाग 2 का 8 आएगा, फिर कितना आएगा 8 आएगा, ये लगभग यहाँ पे इस प्रकार, फिर 1 बचेगा तो किसका 5 के आसपास आएगा, यानी 88 लगभग कितना आ रहा है 88 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे नियम इसमें लग रहा है, आया कुछ समझ में। इसी प्रकार में बात करूँ यहाँ पे कि जैसे Cl है, Br है और आपका इसमें I है, तो Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, ब्रोमीन का कितना होता है रे 35 होता है रे, इसका आयोडीन का कितना होता है 53 होता है। ये तो सर परमाणु क्रमांक है, परंतु हमें क्या निकालने हैं इसके परमाणु भार देखने हैं, क्योंकि नियम किस पे लागू हुआ है परमाणु भार पे, न कि परमाणु क्रमांक पे। परमाणु क्रमांक की बात नहीं की इसने तो कहा कि यदि प्रथम तत्व अंतिम तत्व की यदि परमाणु भार को जोड़कर औसत प्राप्त करते हैं तो बीच वाले क्या होता है बराबर आता है, ठीक है। तो अब सर यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, कितना होता है इसका 35.5, कितना होता है 35.5 होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका हो जाएगा लगभग है ये आपका 35 गुना 70 है, तो इसका हो जाएगा 80 के आसपास, ठीक है। और इसका 127 के आसपास होता है। अब इन तीनों को जोड़ो, ठीक है, दोनों को जोड़ो तो लगभग सर हमें कितने 35 जोड़नी है, तो यहाँ पे आएगा 5 और 7 5 कितने आपके 12 और आपके 6 162, इसमें तो सर 2 का भाग दो कितनी बार जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आएगा 81 के आसपास आ रहा है, लगभग इसके आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब सर इसमें भी आपके डोब-राइनर का त्रिक नियम लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और कोई दिक्कत है। इसी प्रकार सर यदि मैं बात करूँ यहाँ पर FeCO आपकी N है, इसमें भी आपके डोब-राइनर का त्रिक नियम लगेगा, FeCO, और इसमें आपको इसमें Fe है, CO है नाइट्रोजन, इसमें भी आपकी डोब-राइनर का त्रिक नियम। अब सर क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जैसे यहाँ पर लिख देगा आपको कि निम्नलिखित में से किसमें डोब-राइनर का त्रिक नियम लग रहा है, निम्नलिखित में से किसमें डोब-राइनर का त्रिक नियम लग रहा है। अब इसके लिए आपको उनका परमाणु भार याद होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे लिख देगा कि किसमें नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब 1 अलग लिख देगा और 3 के लिख देगा, सेम लिख देगा। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ इसमें
ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दे देगा आपको, इसमें से Cl है, Br है, I है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार में बात करता हूँ, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे CO है, यहाँ पे N है, ठीक है। इसी प्रकार आपको दे देगा यहाँ पे मान लो A और यहाँ पे C मान लो, ठीक है, कि Cl Br I, यहाँ पे FeCO और यहाँ पे आएगा लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और यह लिख दिया इसमें से आपके उपरोक्त सभी, यहाँ पे डी ऑप्शन में रहेगा उपरोक्त या सभी। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि बताओ किस में आपका नियम लग रहा है। तो वैसे तो आप याद नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर आपका Cl Br है तो पहले इनका क्या निकालो, सर परमाणु भार निकालो, क्योंकि परमाणु भार आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पे FeCO आपका N है और यहाँ पे Li Na और आपका इसमें पोटेशियम है। तो आप जब सभी का परमाणु भार निकाल के चेक करेंगे तो यहाँ पे इस वाले का और इस वाले का जब परमाणु भार निकालेंगे तो बीच वाले के बराबर आता है, इसका मतलब इसमें डो ब्राइनर का त्रिक नियम लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि डो ब्राइनर का ये त्रिक नियम किसने दिया, तो त्रिक नियम सीधी सी बात है आपका डो ब्राइनर ने दिया था। अब इसकी असफलता क्योंकि ये सभी पे लागू नहीं होता है भाई, इसके अनुसार तो ये था कि जिनका परमाणु भार दो तत्वों का प्रथम और अंतिम का परमाणु भार यदि सेम होगा, तो यदि औसत समान होगा बीच वाले के तो ही लागू होगा, परंतु सभी पे लागू नहीं होता है। तो फिर उसके बाद में अगला नियम आता है, कौन सा देखो इसमें अगले नियम की बात करते हैं। हमारे दो नियम हो गए भाई, कितने हो गए, दो नियम हो गए। नंबर कौन सा, 3 है क्या इसमें। अब लगभग आता है इसमें 62 के आसपास, कब आता है इसमें 62 के आसपास आता है, ठीक है। तो 62 में जो आपका नौजवान आता है कौन था इसमें, डी, इसका नाम होगा पूरा डी और इसका हो जाएगा कोट्राइज, इससे कुछ नाम है, इसका नाम मेरे को इसमें है डी कोट्राइज, इसका नाम होगा डी, इस प्रकार इसका नाम था एक डी कोट्राइज। एक वैज्ञानिक और था इसके अलावा, डी कोट्राइज डेकोटोकस, डी कोट्राइज ईटस, इसका थोड़ा मैं नाम आपको कल कंफर्म करूंगा, ठीक है। नाम में से करना, आप यदि नोट्स लिख रहे हैं तो वहाँ पे नाम छोड़ देना, ठीक है। शुरुआत डी से, ठीक है। MBS कुछ लगभग MBS डी, इसका नाम अच्छा से क्या है इसका कोट्राइज, इससे कुछ नाम है इसका, ठीक है। चलो मैं इसका आपको देख के बताऊंगा नाम क्या होगा कन्फर्म, ठीक है। इसका बना आप याद रखना भाई, नियम तीसरा है, नियम में इसका आपको समझा रहा हूँ, बस आपको तो नाम उसका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो नियम ये था, इस डी वाला जो वैज्ञानिक था, ठीक है, इसका जो यहाँ पर इसके अनुसार क्या मानता है, ये मानता है कि तत्वों को एक वर्ताकार रूप से व्यवस्थित किया गया। कैसे, तत्वों को एक वर्ताकार रूप से व्यवस्थित किया गया, यानी इसकी जो आवर्त सारणी कैसी बनती है बताओ, वर्ताकार बनती है। कैसी बनती है, इसकी आवर्त सारणी वर्ताकार रूप से बनती है भाई। और तो क्या बता रहे हैं, ऐसी सीक्वेंस चलेगी, फिर उसके बाद में क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। परंतु ये बोल रहा है कि उनके परमाणु भार की पुनरावृत्ति एक व्रत के रूप में होती है। कैसी होती है, व्रत के रूप में इस प्रकार तत्वों को व्यवस्थित करता है। परंतु ये वाला नियम भी होता है लगभग आगे तक काम नहीं करता है, इसलिए ये भी फिर आपका क्या बोलता है, इसमें कमजोर पड़ जाता है। तो कितने नियम हो गए बताओ, हमारे 3 नियम हो गए। पहला प्राउड का हो गया, दूसरा किसका हो गया बताओ, इसमें डो ब्राइनर त्रिक का हो गया, तीसरा किसका हो गया बताओ, यहाँ पे तीसरा नियम आता है इसमें आपका डी, जो वैज्ञानिक है, जो कल में इसका नाम आपको कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। वो क्या मानता है कि यहाँ पर कि जो आपके तत्व पाए जाते हैं या तत्वों का जो व्यवस्थित क्रम है वो क्या होते हैं, एक वर्ताकार रूप में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, व्रत की सीक्वेंस में पाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला जो हमारा वैज्ञानिक आता है, कौन आता है इसमें, न्यूलैंड अष्टक का नियम। क्या आता है, न्यूलैंड अष्टक का नियम कब आता है, ये 65 में आता है। कब आता है न्यूलैंड अष्टक का नियम। नंबर 4 पे कौन आ रहा है सर आपका, न्यूलैंड, मोटा लिखिए थोड़ा बहुत, न्यूलैंड अष्टक का नियम। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, न्यूलैंड अष्टक का नियम लगभग कब की बात है, 65 की बात। सबसे पहले 29,
फिर आपका 63 और उसके बाद 29 है, फिर आएगा इसमें आपका 63 आएगा, उसके बाद में 65, ठीक है, फिर आएगा 69। तो न्यूलैंड अष्टक का नियम देखो ध्यान रखना, उसने किस प्रकार कहा, उसके अनुसार कहता है कि प्रथम तत्व और यहाँ पे जो आठवां तत्व है, प्रथम तत्व और जो आठवां तत्व है, वो दोनों क्या होते हैं, दोनों के गुण क्या होते हैं, समान पाए जाते हैं, या उनकी क्या होती है, गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जब 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद में आठवां तत्व प्रथम से क्या रखेगा, इसमें समानता रखेगा। तो इसी के आधार पे अब सर सीक्वेंस क्या थी, देखो पहले क्या था सर, परमाणु भार, फिर भी परमाणु भार के आधार पे, ठीक है, और जो ये वाला जो भी बताया था डी वाला वैज्ञानिक, वो भी किसके आधार पे, परमाणु भार पे, और ये भी किसके आधार पे, परमाणु भार के आधार पे। इसने भी तत्वों को परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया। उसके बाद में बोला कि सर यहाँ पे प्रथम तत्व आठवीं तत्व के साथ क्या करता है, समानता रखता है। प्रथम तत्व आठवीं तत्व के साथ समानता रखता है। अब समानता परमाणु भार में नहीं है, ध्यान रखना, परमाणु भार तो एक तत्व का एक निश्चित ही होगा, ठीक है, क्योंकि परमाणु भार समान नहीं हो सकता, ठीक है, वो तो आपके किस में हो जाएगा, संभारिक में हो सकता है। किस में हो सकता है, संभारिक में। केवल हम किसकी बात करें यहाँ पर, तो एक उदासीन परमाणु की हम बात करें। तो देखो सर यहाँ पे क्या आएगा, अब वो 8 तत्व कौन कौन से हैं, 7 कौन कौन से, उसको देखना, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जैसे हम बात करते हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सर यहाँ पे ये जानकारी नहीं थी कि सर ये नियोन भी आता है 10, परंतु उस समय आपके अक्रिय गैस की जानकारी नहीं थी। अब यदि 7 के बाद में जो आगे वाला तत्व आएगा, वो कहने का मतलब इसके साथ समानता रखेगा। तो समानता में क्या आएगा सर, यहाँ पे आपके सोडियम है, उसके बाद में मैग्नीशियम है, यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है, उसके बाद में क्या आएगा, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्लोरीन है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन, और यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उसके बाद में फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आएगा इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फिर आगे ये भी नियम भी रुक गया। नियम क्या था, ध्यान से समझना है। न्यूलैंड अष्टक के अनुसार प्रथम तत्व प्रथम तत्व क्या करता है सर, 8वें तत्व के साथ क्या रख, इसमें पर इसको यदि मैं प्रथम मानता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 14। तो अब जरूरी नहीं कि यही सर समानता है, 1 और 8 की समानता, ये भी इसके समान होगा ना। भाई देख लो अंतर, देख लो इसमें 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 हो गए। कितना आना चाहिए इसमें, 7 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने, हाँ ये सॉरी एक छूट गया था, ठीक है, देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 और कितने हो गए, 8 हो गए। इन जो कहने का मतलब, यदि मैं इसको 1 मानता हूँ तो ये क्या होगा, इसका फिर 8 होगा। यदि मैं इसको 1 मानता हूँ तो यहाँ पे कौन सा होगा, इसमें एल्यूमिनियम होगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूलैंड अष्टक के अनुसार नाइट्रोजन की समानता रखने वाला तत्व होगा। न्यूलैंड अष्टक के अनुसार नाइट्रोजन से समानता रखने वाला तत्व होगा। अब जरूरी नहीं कि सर इसके साथ, भाई ये जोड़ा बनना ना, इसका इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, इस प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये इसके साथ हो जाएगा और ये इसका इसके साथ हो जाएगा। अब देखते हैं कि इनका परमाणु भार देखते हैं, क्योंकि परमाणु भार तो अलग था, केवल यहाँ पे गुण थे, जैसे रासायनिक गुण समान हो सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए इसका भी ऑक्सीजन अंक 1 होगा तो इसका भी कितना होगा, 1 होगा, इसका भी ऑक्सीजन अंक 2 होगा तो इसका भी कितना होगा, 2 होगा। तो इस प्रकार रासायनिक गुणों में समानता हो सकती है, परमाणु भार में नहीं होगा, ध्यान रखना। परंतु व्यवस्थित करने का सिस्टम क्या था, ध्यान रखना, व्यवस्थित करने का सिस्टम था बढ़ती हुई परमाणु भार। क्या था इसमें, बढ़ती हुई परमाणु भार। परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था। अब देखते हैं इनका परमाणु भार क्या होगा। देखो ये परमाणु क्रमांक नहीं, ध्यान रखना,
ये परमाणु क्रमांक नहीं, ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बताई है कि सर ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये कितना होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा, क्योंकि 2 की समानता, अंतर कितने का होना चाहिए, 7 का अंतर होना चाहिए। तो 9 में से 2 गए तो कितने 7, 10 में से 3 गए तो कितने 7, क्योंकि अंतर 7 का होना चाहिए। दोनों में से एक को काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा सर, लिथियम का कितना होता है, लिथियम का जाएगा इसमें सर 7, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका कितना 19, इसका देखो सर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 23, इसका 24, एल्यूमिनियम का कितना बताओ 27, यहाँ पे 14, सॉरी कितना 14, इसका परमाणु क्रमांक हो गया, कितना आएगा इसमें 29, यानी लगभग कितना आएगा इसका 29, और यहाँ पे पासपोर्ट्स का 31, सल्फर का कितना 32, और यहाँ पे 35.5, इसका कितना आएगा सर आपका 39, यहाँ पे कितना आएगा इसमें 40। अब देखो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप करें सभी ये लिख रहे हैं, कभी ये लिख रहे हैं, कभी ये लिख रहे हैं, ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सोचना है ध्यान से, क्या सोचना मीन कि जब न्यूलैंड अष्टक ने क्या कहा कि सर प्रथम तत्व अंतिम तत्व यानी लगभग 8वें तत्व के साथ समानता रखना है, तो यह जो मैंने ऊपर ये लिख रखा है वो ना तो इसका परमाणु क्रमांक का ध्यान रखना, ना ही इसका परमाणु भार है, वो तो केवल मैंने आपको सीक्वेंस बताई है कि सर यदि एक के साथ तो कौन सा होगा 8वां होगा। परमाणु ये जो मैं नीचे बता रहा हूँ कि ऐसे भी कि परमाणु भार है, और ये बोल रहा है कि सर बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में देखो यहाँ पे 7 9, बताओ ज्यादा कौन है सर आपका, ज्यादा ये तो इसमें, तो बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था इसने, और व्यवस्थित करने पे उसने देखा कि प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ समानता रखता है, ठीक है। परंतु बाद में कहने का मतलब जो कैल्शियम से आगे नहीं बता सका नियम, और जैसे आपके अक्रिय गैस की जानकारी हुई, क्या हुई इसमें अक्रिय गैस की जानकारी होती है, तो अक्रिय गैस की जानकारी के बाद में कहने का मतलब ये नियम आगे फिर लागू नहीं होता है, या अक्रिय गैस की खोज के बाद में ये नियम आपका विफल हो गया, ठीक है। तो हमने आज मुख्य रूप से आपके जो 4 नियम पढ़े, अब 4 नियम आपको अच्छी तरह याद हो गए होंगे, ठीक है। और कौन कौन से नियम थे, पहला नियम कौन सा पढ़ा आपने, प्राउड का नियम था, ठीक है। प्राउड में क्या याद रखना है, प्राउड में याद रखना है कि प्राउड के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से बने होते हैं, और इनके क्या होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु भार के क्या होते हैं, गुणज होते हैं। दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, दूसरा हमने डो ब्राइनर का त्रिक नियम पढ़ा था, उसके अनुसार क्या होते हैं सर 3 की तत्व की जोड़ी बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है प्रथम और जो आपका प्रथम जो अंतिम होता है, प्रथम और अंतिम तत्व के परमाणु भार का औसत बीच वाले क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। और तीसरा नियम किसका था इसमें, जो डी वाला वैज्ञानिक था, ठीक है, उस डी का नाम या तो मैं कॉमेंट में डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ पे देखना, या मैं अगली वाली क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अनुसार क्या था कि तत्वों को एक आवर्तीय यानी वर्ताकार चक्कर के रूप में व्यवस्थित किया गया था परमाणु भार के आधार पर, ठीक है। और लास्ट वाला नियम भी क्या था, लास्ट वाला नियम ध्यान रखना, इसमें न्यूलैंड अष्टक का नियम, न्यूलैंड अष्टक के अनुसार क्या होता है, प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ समानता रखता है, उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यक्त किया गया था। जिस प्रकार यहाँ पे कि संगीत में कौन सा अक्षर होता है, संगीत में ध्यान रखना सा रे गा मा, कौन सा होता है इसमें, सा रे गा मा प ध नी, और वापस क्या आएगा इसमें सा आएगा, यानी कहने का मतलब देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 या 8वां, ये दोनों समानता आ रहे हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना कि संगीत में जिस प्रकार क्या होता है प्रथम तत्व 8वें तत्व के साथ क्या होता है समानता रखता है, तो नियम किसका था बताओ, न्यूलैंड अष्टक का नियम था। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, बाकी जो आपका जो लोथमेर का नियम होगा, जो चक्कर होगा, वो हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे, ठीक है।